A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. तो जैसा इस चैप्टर का नाम है, हम लोग इसमें बात करेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है. मेनली हम बात करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. ऑल्सो हम बात करेंगे कि इंडिया जो कि यूके की कॉलोनी है, तो हम बात करेंगे यूके में किस तरीके से आ रहा है और उसके बाद जो है इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है. राइट. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, विच वॉज बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ट्रेड गिल्ड्स वहाँ पे कैसे फॉर्म होती थी, फैक्ट्रीज कैसे आते हैं, लेबर का क्या कंडीशन है, लाइफ कैसी है उनकी, वीवर्स का क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस है, फैक्ट्रीज किस तरीके से आती हैं इंडिया में, अर्ली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिस्ट्री होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो कैसे शुरुआत होती है. अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, अगर आप बोलते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उस कॉन्सेप्ट का मतलब है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो फैक्ट्रीज आ जाएंगी. छोटे छोटे जो हैंडलूम के जरिए काम हो रहा था या जो क्राफ्ट का काम हाथों से होता था, उसको छोड़ के अब इंडस्ट्रीज़ है. इंडस्ट्री का मतलब क्या है, मशीन्स है. वहाँ पे फैक्ट्रीज वाला कल्चर आ जाएगा. तो जब तक फैक्ट्रीज नहीं आई थी इंग्लैंड में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि इंग्लैंड में फैक्ट्रीज कब आती हैं. 18th सेंचुरी में आती है पहली फैक्ट्री वहाँ पर. बट उसके पहले भी 16th-17th सेंचुरी जब चल रही है तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है यूके के अंदर. तो बिफोर द एडवेंट ऑफ फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री कल्चर आ जाता है इंग्लैंड में और पूरे यूरोप की अगर हम बात करें, so there was large scale industrial production for an international market. उससे पहले भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टीज़ कर ली थी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों को बनाने के लिए और लोग उसको मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे थे. चाहे बेशक से वो मशीनों के ज़रिए नहीं कर रहे थे, हाथों के ज़रिए ही कर रहे थे, बट मास प्रोडक्शन हो रहा था. इस फेज़ को कहा जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़. तो कौन से फेज़ की बात है? ये उस फेज़ की बात है जब तक फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई है. राइट. क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है. एनसीईआरटी सीरीज चल रही है हमारी फर्स्ट. सेकेंड, हम इस चैप्टर में वो सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे. तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पीरियड है, फैक्ट्रीज सेटअप नहीं हुई है बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, इंडस्ट्रियल स्केल पे आ गया. सो ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, इंडिया के बारे में, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज चेंज, किस तरीके की पहले इंडस्ट्री होती थी, किस तरीके की इंडस्ट्रीज बाद में सेटअप होती है, उसके बारे में. तो अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले कैसा था. तो ब्रिटेन के अंदर क्या था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ब्रिटेन में, वहाँ पे ट्रेड गिल्ड्स बनाए गए थे इन टाउन्स. ट्रेड गिल्ड्स क्या होते हैं? ट्रेड गिल्ड्स होते हैं एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स. वो एसोसिएशंस होंगी, मतलब कोई भी जो. तो अगर हम ट्रेड गिल्ड्स की बात करते हैं तो ट्रेड गिल्ड्स क्या होते हैं? ट्रेड गिल्ड्स जो होती हैं एसोसिएशंस होती हैं ट्रेडर्स की, प्रोड्यूसर्स की, दैट आर ट्रेन्ड इन क्राफ्ट्स पीपल, मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड रेगुलेट द कॉम्पिटिशन एंड प्राइजेस. तो जो ट्रेड गिल्ड्स बना ली जाती है, जैसे मान लीजिए एक ही तरीके का प्रोडक्शन करते हैं क्राफ्ट्समैन की एक एसोसिएशन बना ली जाएगी. तो एसोसिएशन क्या करेगी? एसोसिएशन बोलेगी कि भाई ठीक है भाई, इतने लोग जो हैं ये चीज़ प्रोड्यूस करेंगे. कोई भी नया बंदा उस मार्केट में आने की कोशिश करता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उसके मतलब कंपटीशन को कितना रखना है उसको कंट्रोल करते हैं. तो इस तरीके की ट्रेड गिल्ड्स जो थी वो कहाँ बनी हुई थी? वो ब्रिटेन में पहले से बनी हुई थी. तो एंट्री जो होती थी नए बंदे की उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती थी. सो विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, द डिमांड फॉर गुड्स बिगिन ग्रोइंग. अब ट्रेड गिल्ड्स बनी हुई है, अब धीरे धीरे जो है वर्ल्ड के दूसरे बाकी भागों में भी जा रहे हैं लोग. तो अब क्या है, डिमांड्स बढ़ गई हैं गुड की. जो रूलर्स थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं. तो जो वहाँ के राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, एक एक किसी ट्रेड गिल्ड को मोनोपोली दे देते थे कि तुम ये चीज़ लगा लो, ये चीज़ बना लो. मतलब दूसरी किसी ट्रेड गिल्ड को कुछ और दिया जाएगा. तो मोनोपोली होती थी एक एक ट्रेड गिल्ड की वहाँ पर. मर्चेंट्स जो थे could not expand the production within town because पावरफुल जो ट्रेड गिल्ड्स थी वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी. तो मर्चेंट को वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, तो मर्चेंट को क्या करना पड़ा था?
दे टर्न टू द कंट्री साइड। टाउन्स में उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो उनको कंट्री साइड में जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, 17-18 सेंचुरी की बात होती है, तो ओपन फील्ड जो हो रहे हैं, 17-18 सेंचुरी की जो बात है उसमें क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े ओपन फील्ड्स थे वो डिसअपियर हो रहे हैं, पूरी लैंड को एक्वायर किया जा रहा है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी एनसीईआरटी में, जो कॉटेजर्स हैं और पुअर पीजेंट्स हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, वो सब क्या करते थे, वो अपना कहीं से भी सामान जो है नेचर में से ही कलेक्ट करके चीज़ें बनाते थे। तो अब वो ये नहीं कर पा रहे, तो उनको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ रहा है। सो जब मर्चेंट्स जो थे, सो व्हेन मर्चेंट्स ऑफर एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, जो पुअर पीजेंट्स और आर्टिसन थे उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया। वो मर्चेंट्स की बात हो रही है जिनको जगह नहीं मिल रही टाउन में, वो कंट्री साइड आ गए। कंट्री साइड वाले लोग जो थे, पीजेंट्स और छोटे क्राफ्ट पर्सन थे, वो पहले से परेशान थे क्योंकि उनके पास जो है इनफ मीन्स नहीं बचे हुए थे, तो उन्होंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लंदन की अगर हम बात करते हैं, लंदन में अगर आप देखेंगे तो लंदन को फिनिश गुड्स का जोन माना जाता है। तो फिनिशिंग जो होती थी किसी भी गुड्स की, वो लंदन में की जाती थी बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड क्लोथ इन इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर हम क्लोथ्स की बात करें स्पेशली, तो जो भी क्लोथ को प्रोड्यूस किया जाता था कहीं पर भी, तो उसकी जो फिनिशिंग की जाती थी, फाइनल फिनिशिंग, वो लंदन में की जाती थी। तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर बोला जाता था। तो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात है, वॉज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। तो ये उस तरीके का सिस्टम बना हुआ था। अलग अलग गिल्ड हैं, लंदन जो है फिनिशिंग सेंटर की तरह यूज हो रहा है, तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। कंट्रोल कौन करता था? मर्चेंट्स। एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग इन देयर फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। तो अभी क्या है, फैक्ट्रीज नहीं आई हुई हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की बात हो रही है। मर्चेंट्स हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है प्रोडक्शन को, गिल्ड्स बनी हुई हैं, राजा जो है उन्होंने मोनोपोली दी हुई है, ये सब चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये लेडी जो है स्पिन कर रही है अपने घर के अंदर ही, ठीक है। अब आती है कमिंग ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री कब होती है? पहली जो फैक्ट्री होती है इंग्लैंड में लगाई जा रही है 1730। तो आप ये देखिए 1730 में जो है पहली फैक्ट्री आई थी। अंग्रेज हमारे कंट्री में कब आ गए थे, अब याद करिए, उससे कई साल पहले आ चुके हैं। तो मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बने। तो पहली फैक्ट्री जो है इंग्लैंड में 1730 में आती है। उसमें क्या होता है, कॉटन प्रोडक्शन जो होता है बूम, उसका 19th सेंचुरी में बूम होता है। पहली फैक्ट्री 1730 में आ गई। कॉटन प्रोडक्शन अभी बूम में नहीं है, वो लेटर ऑन बूम में आएगा। सो सीरीज ऑफ इन्वेंशंस होते हैं 18th सेंचुरी में, वो जो इंक्रीज करते हैं एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये वो वाला टाइम है जब फैक्ट्रीज सेटअप किए जा रहे हैं इंग्लैंड में। फैक्ट्रीज में आने की वजह से, मशीन्स की वजह से क्या होता है, बूम आ जाता है एकदम से, राइट। सो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर थ्रेड और यार्न जो है वो प्रोड्यूस किया जाने लगा है। रिचर्ड आर्टराइट जो है उन्होंने क्रिएट की कॉटन मिल 1771 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं समझने के लिए। ये है कि पहली जो फैक्ट्री है 1730 में आई थी इंग्लैंड में, और धीरे धीरे जो है उसने बूम लेना शुरू कर दिया था। तो अब पहले क्या होता था, कॉटन प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड। अब क्या हो गया, कॉस्टली न्यू मशीन्स आ गई, नई मशीन्स परचेज कर ली कुछ लोगों ने, जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, मिल लगा ली अपनी। तो मिल के अंदर क्या हो रहा था, वो सारा का सारा एक रूफ के अंदर वो सारा काम हो रहा है। पहले क्या होता था, अलग अलग छोटे छोटे गाँव में हो रहा है वो काम, हर एक हाउस होल्ड अपना अपना वो काम कर रहा है। अब क्या हो गया, एक फैक्ट्री सेटअप कर दी गई, मशीन ले ली गई, सारा का सारा प्रोडक्शन वहीं पे हो रहा है। उसे कंट्रोल करना आसान होगा ना, क्वालिटी कंट्रोल करना, लोगों कंट्रोल करना। सो उससे क्या हो गया, सुपरविजन जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इंग्लैंड की बात हो रही है। अब इंडस्ट्रियल का पेस जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर कॉटन एंड मेटल। तो दो तरीके की इंडस्ट्रीज में डील करता था यूके, कॉटन में और मेटल में, ठीक है। हमने देखा था कि भाई जो हमारी वाली कॉटन इंडस्ट्री थी उसको बिल्कुल किल कर दिया गया था लेटर ऑन, क्योंकि यूके की खुद की कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। दूसरा मेटल, तो कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1840 तक जो था कॉटन डोमिनेट करता था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है वो वाला फेज जिसके अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वर्ल्ड ओवर। मतलब सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज में, हमने जर्मनी पढ़ा था, हमने फ्रांस पढ़ा था, हमने कॉलोनीज में देखा, अफ्रीका की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, तो क्या हो रहा था, हमने देखा कि बहुत सारी रेलवे लाइंस बिछाई जा रही है ना उस टाइम पे। तो जब रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, आयरन की डिमांड बढ़ेगी। तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती है यूके के केस में। तो यूके के केस में दो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, कॉटन एंड स्टील। तो स्टील प्रोडक्शन जो है 1873 तक, मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक यूके जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाता है स्टील प्रोडक्शन में। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कॉटन इंडस्ट्री में डोमिनेट करता था, लेकिन स्टील इंडस्ट्री में भी डोमिनेट करना शुरू कर देता है यूके बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ स्टील।
नई जो इंडस्ट्रीज हैं वो कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अब ये आप समझिए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाती थी नई इंडस्ट्रीज। क्यों ऐसा होता था? अगर टेक्सटाइल की बात करें तो जो लार्ज पोर्शन होता था आउटपुट वॉज स्टिल प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक यूनिट। वो घरों के अंदर छोटे छोटे यूनिट लगाए हुए थे लोगों ने, उसमें से प्रोड्यूस हो रहा था। हर एक जो बंदा होता था वो हर एक ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रियल वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन। मतलब हर एक बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर पाता था कि वो मशीन ले आए और उसे सेटअप कर ले और फिर मिल में प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो क्या होता था, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जो हाउस होल्ड में, जो घरों में यूज़ हो रही है, उसी के साथ में प्रोडक्शन चलता रहा, राइट। इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं आया। टेक्नोलॉजी जो थी, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, मशीन टेक्नोलॉजी चेंज अकर स्लोली एंड डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली। तो बहुत जल्दी से वो नहीं स्प्रेड किया था। क्यों ऐसा हुआ था? नई जो टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपेंसिव थी और जो मर्चेंट्स थे वो उनके पास उतना पैसा नहीं था, राइट। दूसरा, मशीन अगर ख़राब हो जाती थी तो उसका रिपेयर बहुत महंगा होता था। तीसरा, देयर वॉज नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स वर क्लेमिंग। मतलब अगर आप कपड़ा बना रहे हैं, हाथ से बने हुए कपड़े की बात ही अलग होती है, जो मशीन से बनता है उसकी अलग बात होती है। तो मशीन जो है, एक तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, ख़राब हो गई तो सब कुछ काम रुक जाएगा। तो इस कारण से जो मशीन्स के आने के बावजूद भी कॉटन इंडस्ट्री के अंदर एकदम से चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे चेंज आता है, लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। जेम्स वॉट की अगर हम बारे में बात करें, जो स्टीम इंजन था वो न्यू कोमैन ने बनाया था और जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव करके क्या किया था, पेटेंट कराया था 1781 में। तो स्टीम इंजन जो है वो उन्होंने 1781 में पेटेंट कराया था। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में देयर वर ओनली 321 स्टीम इंजन। देखिए, स्टीम इंजन का जो के आने की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ट्रैवल फास्ट हो गया है ना, जो 6-6, 8-8 महीने लग जाते थे यूके से लोगों को इंडिया पहुंचने में, अब उनका वो जो ट्रैवलिंग टाइम है 1.5-2 महीने, 2-3 महीने तक आ गया था। तो स्टीम इंजन वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर। बहुत देर तक इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं किए गए। लेकिन hence the typical worker in mid 19th century was not machine operator but traditional craft persons। अब जो फैक्ट्रीज में जो काम करते थे या जो मशीनों को ऑपरेट करते थे वो क्राफ्ट पर्सन ही थे, क्योंकि सबको तो नहीं आता था अभी स्टीम इंजन को ऑपरेट करना। तो स्टीम इंजन आ चुका था। स्टीम इंजन आने से अभी फैक्ट्रीज में उतना यूज़ होना शुरू नहीं हुआ था जितना कि उसको ट्रैवल के लिए यूज़ होना शुरू हो गया था। ये आप देख सकते हैं, स्पिनिंग फैक्ट्री है 1830 में। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। देखो, जो ह्यूमन लेबर थी वो प्रेफर की जाती थी। क्यों ऐसा किया जाता था? इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो नई मशीनों को रिक्वायर नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव थी। बताया मैंने आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, द डिमांड फॉर लेबर वॉज ओनली सीजनल। तो सीजनल डिमांड हुआ करती थी, तो भाई उनको लेबर आराम से मिल जाते थे। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। कुछ जो ऐसी चीज़ें थी उसमें सिर्फ हैंड लेबर ही चाहिए। तो क्या हुआ था, ह्यूमन लेबर जो है उसको प्रेफर किया जाता था। ना तो बहुत कमी थी लेबर क्लास की, लेबर क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती थी, लेबर बहुत ज़्यादा मिल जाते थे फैक्ट्रीज़ में। तो वो लोग जो है हैंड लेबर जो उनसे करवाना प्रेफर करते थे। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर फिनिश होते हैं। अपर क्लास के जो लोग हैं वो प्रेफर करते थे हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, ठीक है। तो मशीन मेड गुड जो थी वर एक्सपोर्टेड टू कॉलोनीज और वहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट यूज़ किए जाते थे। तो ब्रिटेन हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ लेबर। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, जहाँ पे शॉर्टेज हुई वहाँ पे उन्होंने मशीनों को लगाया, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका ने मशीन को यूज़ करना ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ किया, लेकिन यूके में अभी भी हैंडमेड यूज़ हो रहा था क्योंकि लेबर का कोई डर्ट नहीं था, उनको भर भर के लेबर मिल जाते थे। और लेबर जो होते थे सीजनल होते थे, सीजनल मतलब रिक्वायरमेंट होती थी, तो बहुत सारे लेबर सरप्लस में उनके पास रहते थे। अब हम बात कर लेते हैं वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। देखिए, अब आप समझ चुके हैं, हम ये बात समझ गए कि यूके में उस टाइम पे सरप्लस लेबर था। तो अगर आपका लेबर सरप्लस है तो क्या होगा, उसको कम वेजेस पे काम करना पड़ेगा, ख़राब कंडीशन में काम करना पड़ेगा, जितना काम मिलेगा उतना मिलेगा, उसके बाद जब नहीं है तो उसको फिर से गरीब हो जाएगा वो। तो अबंडेंस ऑफ लेबर थी मार्केट में। जॉब जो है मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते थे उनको जॉब मिलती थी। जॉब जो है सिर्फ टाइम बिंग के लिए मिलती थी, सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा काम करती थी। जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता था उसके बाद उनकी जॉब चली जाती थी। तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। लेबर क्लास जो था उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में चेंज होती है। स्पिनिंग जेनी आ जाता है, जिससे स्पिन कर पाते हैं। स्पिनिंग जेनी जो होता है वूलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो लेडीज़ होती थी जो कि अपने हाथों से स्वेटर बनाया करती थी,
उन्होंने इन मशीनों को अटैक करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भी हमारा लाइवलीहुड चला जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। वर्कर्स की लाइफ बहुत ख़राब है, मशीनें आने से लोगों के मन में रीसेंटमेंट है और वो मशीनों को तोड़ रहे हैं। ये स्पिनिंग जेनी है। 1840 के बाद क्या हुआ, बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाई होती है। तो ये वो वाला टाइम है। अभी तक क्या होता था, अभी तक बिल्डिंग्स नहीं बन रही है। 1840 के बाद जो है सड़कें चौड़ी होना शुरू हुई, सीवेज सिस्टम आना शुरू हुआ, बिल्डिंग्स बनने लगे। तो उस टाइम पे है फिर से एक बार डिमांड आती है, रोड्स वर वाइडन, न्यू रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइंस, ये सब की वजह से वर्कर्स की फिर से डिमांड आती है और उनको नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, क्योंकि पहले वाले जो थे उसमें सिर्फ सीजनल मिल रहा था उनको और कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये सारा हमने देखा कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से लाइफ ऑफ द वर्कर्स चेंज होती है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होती है। ये स्लोली होता है। उसके बाद जब एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, रोड्स की एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, रेलवे लाइन बिछना शुरू होती हैं, नई बिल्डिंग्स बनना शुरू होती हैं, तो फिर से बहुत ज़्यादा बूम आता है, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, हमारे इंडिया में इसके क्या क्या इफेक्ट्स आए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।